जय श्री राम। देखिए, इस वीडियो में हम समझते हैं कि गोत्र क्या है और कहां से इसकी शुरुआत हुई और क्या है गोत्र के पीछे का वैज्ञानिक कारण। तो गोत्र की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? सप्तऋषियों को दिया जाता है। सप्तऋषि क्या है? 7 ऋषियों का एक समूह है, जिसमें जो कि आदिकाल के 7 ऋषि थे, महान ऋषि थे। उनका नाम क्या क्या है? अत्रेय, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जगतगिरी और भारद्वाज। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने दिमाग से इन 7 ऋषियों की उत्पत्ति की थी ताकि ये संसार को आईना दिखा सके। और इन 7 के 7 ऋषियों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। अब इन 7 ऋषियों ने ही एक परंपरा की शुरुआत की, उसको बोलते हैं गोत्र परंपरा। अब ये गोत्र परंपरा क्या थी? देखो, मान लो इसमें से कोई ऋषि है, कश्यप ऋषि। अब इस कश्यप ऋषि की कुछ संतान हुई, जिसका संतान को मान लिया 1 2 3 4, ये 4 इसके बेटे हुए। अब इन बेटों के भी कुछ बेटे हुए, 5 6, इसके भी कुछ बेटे हुए। इस तरीके से ये क्या बन गया? एक पूरा का पूरा परिवार बन गया, या एक पूरा का पूरा कुल बन गया। अब इन्होंने क्या कहा? देखो, आप लोगों को अपने दद्दा का परदद्दा का नाम याद नहीं रहता, तो कश्यप ऋषि ने कहा कि मेरे जितने भी कुल के सारे लोग हो गए, मेरे कुल के जितने भी सारे के सारे लोग हो गए, वे सारे के सारे लोग कश्यप नाम से ही जाने जाएंगे। और इस कश्यप की को हम बोल देंगे गोत्र। यानी कि इस कुल में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, जितने भी लड़के जन्म लेंगे, सबका गोत्र क्या होगा? कश्यप ही होगा। अब आगे चलते चलते ये परंपरा और ज्यादा बड़ी हो गई और कहा जाने लगा कि एक ही कुल यानी कि एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। ना तो वे आपस में शादी कर सकते हैं, ना ही अपने बेटी या बेटाओं की शादी करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया कि अगर एक ही कुल यानी कि एक ही गोत्र में शादी करते हैं कुछ लोग, तो उनके बच्चों में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने लगती है। अब इसके पीछे साइंस क्या है वो अभी देखेंगे। अब इन्होंने कहा गया क्या कि माता और नन्ना, क्योंकि माता और नन्ना का गोत्र एक ही होता है, माता और नन्ना का गोत्र एक ही होगा, पिता और दादा का गोत्र भी एक ही होगा। तो इसमें कहा गया आप 4 गोत्र में शादी नहीं कर सकते, या तो वो माता से मिलता हो, या पिता से मिलता हो, या नन्ना से मिलता हो, या दद्दी से मिलता हो। इन 4 गोत्र के आदमियों से आप शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है उसको समझते हैं। हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये जो सप्तऋषि थे, ये किस वर्ण के थे? ये ब्राह्मण वर्ण के थे। और ये परंपरा पहले ब्राह्मणों तक ही सीमित थी कि अपने कुल में ही या अपने गोत्र में कोई भी व्यक्ति शादी नहीं करेगा। पर धीरे धीरे ये चीज देखते 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 क्षत्रियों ने भी अपना ली, और वैश्यों ने भी अपना ली, और शूद्र ने भी अपना ली। अब पहले तो कितने गोत्र थे? 7 ही थे। पर फिर इनके भी कुछ ऋषि हुए, उन्होंने भी अपने गोत्र बनाए। उसी हिसाब से फिर इनके भी कुछ ऋषि हुए, इन्होंने भी अपने गोत्र बनाए, और शूद्रों ने भी अपने गोत्र बनाए। तो इस समय पर गोत्र के हिसाब कितने हैं, कितने गोत्र है भारत में, उसकी कोई गिनती नहीं है। कुछ लोग मानते हैं 200 से ज्यादा है, कुछ 500 से ज्यादा है, कुछ 100 से ज्यादा है, कुछ 50 से ज्यादा है। तो काफी सारे गोत्र इस समय जो भारत देश में है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, तो जो मानव शरीर है वो बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आपका शरीर भी करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब हर कोशिकाओं में कुछ गुणसूत्र होते हैं। तो इंसान में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, यानी कि 23 जोड़े। 46 कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये गुणसूत्र ही निर्धारित करते हैं कि आप कैसा इंसान बनोगे। यानी कि आपकी नाक कैसी होगी, आपके बाल कैसे होंगे, आपकी आंख कैसी होगी, आपका पेट कैसा होगा, आपके हाथ कितने बड़े होंगे, आपकी आंख नीली होगी या पीली होगी। ये सारी की सारी चीज कौन निर्धारित करता है? गुणसूत्र निर्धारित करता है। इसमें से हर गुणसूत्र कुछ ना कुछ निर्धारित करता है। 46 गुणसूत्र है, तो 46 में से कोई आंख बताएगा कैसी होगी, कोई पेट बताएगा कैसा होगा, कोई पैर बताएगा कैसी होगी, कोई नाक बताएगा कैसी होगी। तो ये सारे के सारे गुणसूत्र मिलकर ही क्या बनते हैं? एक बच्चा बनते हैं। अब ये क्या करते हैं? अब जैसे माता के अंदर भी ऐसे ही 46 गुणसूत्र होते हैं, और पिता के अंदर भी ऐसे ही 46 गुणसूत्र होते हैं। अब गुणसूत्रों की खास बात ये होती है कि वे दो के क्या रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। दो के जोड़े में रहते हैं। यानी कि 46 गुणसूत्र है, तो इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं? 23 जोड़े। इसी को ही क्या बोलते हैं? 23 जोड़े में रहते हैं ये। तो ये जोड़े में रहते हैं, पर एक जगह ऐसी होती है जहां पर ये गुणसूत्र जोड़े में न रह करके अलग अलग होते हैं। वो होता है अंडाणु और स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। 2 जगह पर ही ये केवल 46 की जगह कितने पाए जाते हैं? 23। अब ये अंडाणु में जब पाए जाएंगे तो इसमें से एक लेगा, इसमें से एक लेगा, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से भी एक एक एक। तो इन सारों को एक तक ले करके अंडाणु में कितने हो जाते हैं? 23 जोड़े हो जाते हैं। अब इसी तरीके पिता के भी क्या, एक यहां से लेगा, एक एक एक
एक एक एक लेकर स्पर्म में भी कितने 23 होते हैं। अब जब ये स्पर्म अंडाणु से मिलता है तो एक कोशिका बनती है। अब उसमें कितने गुणसूत्र हो गए, 46 हो जाएंगे। 23 इसमें से निकलेंगे और 23 इसमें से मिलेंगे। जब 23 मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 46 गुणसूत्र आ जाएंगे एक कोशिका में और एक नए बच्चे का निर्माण हो जाएगा। तो माता में कितने थे, 46 थे, पिता में कितने थे, 46 थे, अद्धे इससे लिए 23, अद्धे इससे लिए 23 और 46 ही क्या हो गए बच्चे में हो गए। 23 इससे लिए, 23 इससे लिए और 46 क्या हो गए बच्चे में। आपको ये पता लग गया होगा कि गुणसूत्र ही ये बताते हैं कि आने वाला बच्चा कैसा होगा, उसकी आंख कैसी होगी, उसकी नाक कैसी होगी। अब ये क्या है, ये मान लेते हैं हम, ये 13वां गुणसूत्र आंख का निर्धारण करता है। ये बताएगा कि आंख आने वाले बच्चे की कैसी होगी। अब अगर इस गुणसूत्र में मम्मी का एक गुणसूत्र खराब हो तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, तब भी काम चल जाता है। तो मान लेते हैं मम्मी का ये वाला एक गुणसूत्र क्या है, खराब है, और पापा के दोनों गुणसूत्र क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खराब वाला गुणसूत्र होगा ये अंडाणु में पहुंच जाएगा, ठीक है। पापा का ठीक वाला गुणसूत्र किस में पहुंच जाएगा, स्पर्म में पहुंच जाएगा। अब जो बच्चा पैदा होगा उसमें क्या होगा, आंख का एक गुणसूत्र क्या होगा, खराब होगा। अब चाहे उसके क्या हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें आंख का एक गुणसूत्र खराब हो जाएगा। तो मान लेते हैं उसके 2 बच्चे हो गए, क्या, ये 2 बच्चे हुए जिसको भाई बहन बोल सकते हो। तो इसका भी ये गुणसूत्र खराब होगा और इसका भी ये गुणसूत्र खराब होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तक का काम चल रहा है। पर अगर हम इन दोनों भाई और बहन की आपस में शादी करवा दे तो क्या स्थिति आएगी। तो हम इस वाले गुणसूत्र को लेकर देखते हैं। ये वाले खराब गुणसूत्र को हम मान लेते हैं O डैश और सही वाले गुणसूत्रों को हम मान लेते हैं O। तो यहां से हमने क्या लिया, O डैश और O। ये हो गया किसका, भाई के गुणसूत्र, और ये क्या हो गया, O डैश O, ये हो गया बहन के गुणसूत्र। अब इसमें 4 चीजें बन सकती है। वो कैसे, जब ये वाले गुणसूत्र O डैश मिला करके एक बच्चा बनाए जिसको हो जाएगा O डैश, ठीक है। जब O मिल करके एक बच्चा बनाए, या O डैश और O मिल करके एक बच्चा बनाए, या O डैश और O मिलकर एक बच्चा बनाए। तो 4 पॉसिबिलिटी होती है कि 4 प्रकार के बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो देखो O डैश O डैश, तो ये तो भाई बहन जैसा ही था। ये जो ये था इसके पिता, ये भाई बहन, अब तो शादी हो गई आपस में, हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा, बच्चा कैसा होगा, अगर ये वाला बच्चा पैदा हुआ तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि ये था, इसका पिता था। ये वाला बच्चा पैदा हो गया तो ये क्या होगा, ये भी ऐसा ही होगा जैसा इसका पिता था। अब ये वाला अगर बच्चा पैदा हो गया, ये वाला मान लो, ये वाला, तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है, इसके दोनों के दोनों गुणसूत्र बिल्कुल अच्छे हैं। तो ये वाला बच्चा क्या होगा, अपने माता पिता से बहुत अच्छा पैदा होगा। पर ये वाला बच्चा जिसके दोनों ही गुणसूत्र खराब हो जाएंगे, ये वाला अगर इसके कोई भी दोनों ही गुणसूत्र खराब हो गए तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है। एक गुणसूत्र खराब था तब तक तो झेल लेते हैं, पर अगर दोनों के दोनों गुणसूत्र खराब हो जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बीमारियां होने की संभावना होती है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल इतिहास में भी देखे गए हैं और आज भी साइंस में ढूंढे जाते हैं। आप सामान्य गोत्र में शादी कर लो तो क्या आपको ये दिक्कत हो जाएगी या आपके होने वाले बच्चे को ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि ऐसा होता तो है कि उनमें दिक्कत हो जाती है, पर इसकी पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने शादी कर ली तो आपके बच्चों को ये चीजें भुगतनी पड़ेगी, उसकी संभावना है, पर उसकी संभावना बहुत ज्यादा कम होती है। अब ऐसा क्यों कह सकते हैं, देखो मुसलमानों में ये चीजें आराम से चलती है, वे गोत्र वोत्र देखकर शादी नहीं करते, पर उनकी भी आराम से बच्चे अच्छे खासे पैदा होते हैं, ठीक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं अगर दक्षिण की तरफ बात करें, जो दक्षिण भारत के लोग हैं वे भी जो कजन वजन मैरिज है वो कर लेते हैं आराम से और उनके भी बच्चे अच्छे खासे पैदा होते हैं। तो ये क्या है, गोत्र जो है वो परंपरा है चलती हुई आ रही, और हमें भी आगे के समय में मानना पड़ेगा। अब जो हमारे पुरखों ने बना दिया अब उसको लेकर तो चलना पड़ेगा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।